क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ग्रेविटेशन का। अ बॉडी वेज 100 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, फाइंड इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट हैविंग मास हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बॉडी का वेट अर्थ की सरफेस पे 100 न्यूटन है, उसको हमने लिखा WE, वेट ऑन द अर्थ सरफेस। हमें उसी बॉडी का वेट प्लैनेट पे पता करना है, WP निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो प्लैनेट का मास है वो है हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। मास ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द मास ऑफ अर्थ, और प्लैनेट का जो रेडियस है वो है 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। हमें G का फॉर्मूला पता है, G होता है GM/r²। हम इसको दो बार अप्लाई करेंगे, एक बार अर्थ सरफेस के लिए, एक बार प्लैनेट के लिए। अर्थ सरफेस के लिए GE इक्वल टू हो जाएगा GME/re²। प्लैनेट के लिए GP इक्वल टू GMP/rp²। कैपिटल G चेंज नहीं हुआ क्योंकि कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। डिवाइड करेंगे दोनों को, GE/GP, ये हो गया GME/re² अपॉन GMP/rp²। ये कैपिटल G से कैपिटल G कट गया, ये हो गया GE/GP इक्वल टू ME/MP, rp² ऊपर जाएगा, नीचे re²। अब क्वेश्चन में बोला था कि MP है हाफ ऑफ ME, rp है 1/4 ऑफ re। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो GE/GP इक्वल टू ME को ऐसे ही रखा, MP की जगह हाफ ME, rp की जगह 1/4 re, पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/16 re²। नीचे एक re² पहले से ही, ये ME से ये ME कट जाएगा, re² से re² कट जाएगा, ये अपॉन वाला 2 ऊपर जाएगा, तो GE/GP इक्वल टू अपॉन वाला 2 ऊपर 16 नीचे है, तो हो गया 2/16। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1s 2 8s, तो GE/GP इक्वल टू आ गया 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो GP इक्वल टू हो जाएगा 8 GE। यहाँ तक आ गया। अब हमें पता है कि बॉडी का वेट था 100 न्यूटन, और वेट हमको पता है mg होता है। यदि अर्थ की सरफेस की बात कर रहे हो तो mge अपन को पता है 100 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल m से दोनों तरफ इंटू कर देते हैं, जिससे ये mge हो जाएगा, जिसको हम बॉडी का वेट बोल सकते हैं। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन स्मॉल m से, तो ये हो जाएगा m/GP इज इक्वल टू 8m GE। अब m/G वेट होता है, क्योंकि यहाँ GP है तो ये वेट ऑन प्लैनेट हो गया, ये GE है तो ये वेट ऑन दी अर्थ सरफेस हो गया। तो WP इज इक्वल टू हो गया 8 टाइम्स WE। अब WE 100 है, यहाँ रखा 100, तो 100 × 8 800, तो वेट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट निकल आया 800 न्यूटन। यही हमें पता करना था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों केपलर्स लॉज। फर्स्ट लॉ है केपलर का, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। समझते हैं इसको। जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड चलता है तो उसका जो ऑर्बिट होता है वो ऐसा एलिप्टिकल शेप का होता है, इसको अपन बोलते हैं एलिप्स। इस शेप को बोला जाता है एलिप्स। जब कोई प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड तो उसका जो ऑर्बिट का शेप होता है वो ऐसा होता है।
एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। इन पॉइंट्स को फोकस कहा जाता है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो सन है वो इस एलिप्स के किसी एक फोकस पे होगा, या तो इस पे रहता है या इस पे रहता है, और प्लैनेट यहाँ मूव कर रहा है। ये प्लैनेट मूव कर रहा है ऑर्बिट में, सन उसके एक फोकस पर रहता है। इस ऑर्बिट में तुम्हें दिख रहा है ये ऐसा पॉइंट है जहां पर ये प्लैनेट जब आएगा तो वो सन के पास में रहेगा, और जब यहाँ पर रहेगा तो वो सन से सबसे ज़्यादा दूर रहेगा। यहाँ पर उसका डिस्टेंस मिनिमम रहेगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस रहेगा वो मिनिमम है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस रहेगा वो उसका सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट होता है इसको अपन बोलते हैं एफेलियन। एफेलियन। और ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पर उसका सन के साथ डिस्टेंस सबसे कम होता है इसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन। दूर वाला एफेलियन। ये था केपलर का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ देखते हैं। रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट sweeps out equal areas in equal intervals of time। इसका मतलब ये होता है कि यदि अपन ने सन को प्लैनेट से मिलाने वाली एक लाइन बनाई है, इस लाइन को अपन बोलते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर जो सन को प्लैनेट से मिलाता है। सपोज यदि कुछ टाइम डेल्टा टी में यहाँ पर ये जो एरिया कवर कर रहा है वो सपोज डेल्टा ए है, इन टाइम डेल्टा टी, तो लॉ क्या कहता है कि यदि उतने ही टाइम में कहीं और वो कुछ एरिया कवर करेगा, उतने ही टाइम में, उतने ही टाइम डेल्टा टी में यदि मान लो उसने यहाँ पर कुछ एरिया कवर करा डेल्टा ए, तो लॉ ये कहता है कि सेम टाइम में कवर किया हुआ एरिया सेम रहेगा, चाहे तुम इस एरिया को कहीं भी ले लो। यहाँ पर डेल्टा टी टाइम में कवर किया हुआ एरिया यदि डेल्टा ए है तो यहाँ भी उतने ही टाइम में कवर किया हुआ एरिया डेल्टा ए ही रहेगा। इसको तुम यहाँ भी ले सकते हो, तब भी उतना ही रहेगा। ठीक है, यदि टाइम सेम लिया है तो एरिया कवर्ड वही रहेगा ऑर्बिट के किसी भी जगह पे। ठीक, ये कहलाता है सेकेंड लॉ केपलर का। अब ये जो सेकेंड लॉ है इसको अपन प्रूफ करेंगे। सेकेंड लॉ का प्रूफ, जिसमें हम ये बताएंगे कि सेम टाइम में एरिया कवर्ड सेम रहता है। सपोज अपन ने ये एलिप्टिकल ऑर्बिट का ये पॉइंट लिया P, जहां पर प्लैनेट अभी है। सपोज एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ये यहां से आगे चला गया, बहुत छोटा सा इंटरवल लेना है, ये और भी छोटा होगा, मैं समझाने के लिए तुम्हें इतना बना रहा हूं। सपोज ये प्लैनेट P से Q पे आ गया, ये है हमारा रेडियस वेक्टर R। अब जब ये पॉइंट P और Q एकदम पास पास रहेंगे तो मैं इसको यदि मिलाऊंगा ऐसे, तो मैं इसको ये 90 डिग्री का एंगल कह सकता हूँ। दोनों पॉइंट एकदम पास पास हैं, एक लाइन ऐसी है और फिर उसके बाद ये पॉइंट एकदम पास में है ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल। अब मैं निकालता हूँ इस ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल नाम लिखा उसका मैंने डेल्टा ए। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस ये हो गया r और हाइट ये मैंने l मान ली, हाफ r इंटू एल। ये एरिया आ गया हाफ बेस इंटू हाइट से। सपोज सेंटर पे जो एंगल बना वो है डेल्टा थीटा। अब अपन को ये पता है कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को हमने लिखा डेल्टा थीटा, लेंथ ऑफ आर्क एल, रेडियस आर। यहां से एल की वैल्यू आ गई आर इंटू डेल्टा थीटा, ये एल निकला है।
ये जो एल की वैल्यू आ गई इसको हम यहाँ एल की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेल्टा ए इक्वल टू हो गया हाफ आर इंटू एल की जगह पर रखा आर इंटू डेल्टा थीटा। यहां तक आ गया। अब दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करा हमने दोनों तरफ बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हाफ आर इंटू आर आर स्क्वायर, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहां तक आ गया। अब डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी देखें क्या है। तो हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल अपॉन टाइम। तो ये जो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो जहां पर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है हम उसकी जगह पर ओमेगा रख सकते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसा आ गया। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। अब हमने पढ़ा है रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ये होता है एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। बट v हमें पता है ओमेगा आर होता है। ये पढ़ा है अपन ने रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो v की वैल्यू है ओमेगा आर, इसको यहां रखा तो l हो जाएगा m, v की जगह रखा ओमेगा आर और एक आर ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा m ओमेगा आर स्क्वायर। इसमें हम ये m को नीचे ले जाते हैं तो ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई l अपॉन एम। ये जो ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू आई l अपॉन एम, इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओमेगा आर स्क्वायर की जगह। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हो गया हाफ ओमेगा आर स्क्वायर की जगह रख दिया l अपॉन एम। यहां तक आ गया। अब हमने रोटेशनल मोशन में टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, इसको अपन ने अभी सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा। ये था टॉर्क का फॉर्मूला। यहां पर जो थीटा है ये आर और एफ के बीच का एंगल होता है। ये था आर। अब एफ देखें तो सन जो है वो प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आर ऐसा बनाया अपन ने यदि वेक्टर इस डायरेक्शन में, एफ ऐसे एक्ट कर रहा है, सन प्लैनेट को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब हैं दोनों एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये रेडियस वेक्टर ऐसा बना था और एफ ऐसे एक्ट कर रहा है। तो यदि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो थीटा 180 होता है। तो हम थीटा की जगह 180 रख दें तो ये हो जाएगा आर एफ साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू 0 आ गई, टाउ आ गया 0। अब हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था एक रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, वो था टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। टाउ इक्वल टू होता है डी एल बाय डी टी। यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dl हो जाएगा टाउ इंटू डी टी। ये dl की वैल्यू आ गई। टाउ की जगह 0 रख देते हैं तो dl आ जाएगा 0 इंटू डी टी, मतलब 0। इंटीग्रेशन करा दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। dl का इंटीग्रेशन होता है l और 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट। तो L इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ये अपन ने प्रूव कर लिया कि L कांस्टेंट है यहाँ पे। अब इस सेकेंड इक्वेशन को तुम देखो, उसमें हमने ये प्रूव कर लिया कि L कांस्टेंट है।
स्मॉल एम मास होता है बॉडी का, यहाँ बॉडी जो मूव कर रही है वो प्लैनेट है, चलते चलते उसका मास तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एल कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। यदि दोनों कांस्टेंट है मतलब कि ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू रहता है कांस्टेंट। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट मतलब बराबर टाइम में, बराबर टाइम इंटरवल में जो एरिया कवर होगा यहाँ पे वो बराबर रहेगा। मतलब यदि प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक जाता है 10 घंटे में, तो उसमें जो एरिया कवर करेगा वो किसी और 10 आवर के इंटरवल में भी उतना ही एरिया कवर करेगा। जैसे अपन सिंपल वेलोसिटी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे यहाँ पर एरिया कवर्ड अपॉन टाइम है, तो इसको अपन बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। तो ये कहलाती है एरियल वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि प्लैनेट के लिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है मतलब वो बराबर टाइम में बराबर एरिया कवर करता है। अब है बच्चों थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सबसे पहले तो ये जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका मतलब समझ लें। अपन ने अभी देखा था कि जब प्लैनेट मूव करता है अराउंड द सन, तो उसका जो ऑर्बिट होता है वो ऐसे एलिप्टिकल शेप का होता है। उसमें ये वाला जो पॉइंट सन के पास में रहता है इसको बोलते हैं पेरीहेलियन, जो दूर वाला होता है वो एफेलियन। पेरीहेलियन का जो सन से डिस्टेंस है उसको अपन ने मान लिया r1, एफेलियन का जो सन से डिस्टेंस है उसको मान लिया r2। तो ये जो पूरा एक्सिस हुआ यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ हो गई r1 प्लस r2, इसका हाफ, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये एक्सिस का आधा, r इक्वल टू r1 प्लस r2/2, ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। अब लॉ क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड मतलब कि प्लैनेट को पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा, सपोज वो टाइम है कैपिटल टी, उसका स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ये प्रोपोर्शनल होता है r क्यूब के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है k, तो टी स्क्वायर हो गया k r क्यूब। ये केपलर का थर्ड लॉ हो गया। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कांस्टेंट हमने k लगा दिया। अब सपोज यदि अपन दो प्लैनेट्स की बात करते हैं, एक प्लैनेट के लिए मान लो सेमी मेजर एक्सिस जो r है वो है r1 और उसका जो टाइम पीरियड है वो है मान लो t1। तो यहाँ से t1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा k r1 क्यूब। किसी दूसरे प्लैनेट के लिए t2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा k r2 क्यूब। दोनों को डिवाइड करा, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, तो k कट जाएगा, तो r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। ये केपलर का थर्ड लॉ।